अभी तक हमने देखा बिहेवियरल बायस के बारे में और हाउ टू मिटिगेट द बिहेवियरल बायस। अब हम देखते हैं कि जभी भी किसी भी क्लाइंट के पैसे इन्वेस्ट करते समय या इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग करनी चाहिए। अभी रिस्क प्रोफाइलिंग का पर्पज क्या है? तो रिस्क प्रोफाइलिंग इसलिए ज़रूरी है कि कोई क्लाइंट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जैसे इक्विटी में जो वोलेटिलिटी है वो हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता, वो हमें उससे पहले देखना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे ही मार्केट गिरता है तो इमीडिएटली क्लाइंट्स के फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि मार्केट गिर रहा है, मेरे इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो रहे हैं। तो ये मतलब है कि वो क्लाइंट जो है वो इतना रिस्क एपेटाइट है ही नहीं क्लाइंट का। तो ये रिस्क प्रोफाइलिंग करना बिफोर द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। So there are some tools from which we can do the risk profiling. तो बहुत सारे टूल्स है, तो सब वन ऑफ द टूल जो मैं यूज करता हूँ वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक क्या है कि साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का दोनों का कॉम्बिनेशन है और कुछ क्वेश्चनियर बनाया जाता है और उस क्वेश्चनियर से क्या है कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन भी उसका किया जाता है। तो की कंपोनेंट ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग क्या क्या है कि एक है कि नीड टू टेक रिस्क, कि अभी इसकी उतनी पर्टिकुलर गोल के लिए आपको उतनी रिस्क लेनी जरूरी ही है, तो इसलिए कहते हैं नीड टू टेक रिस्क। दूसरा है एबिलिटी टू टेक रिस्क, उसकी एबिलिटी है भी या नहीं है कि वो पर्टिकुलर रिस्क लेने की। तीसरा है विलिंगनेस टू टेक रिस्क, तो उसकी इच्छा इच्छा है या नहीं है वो भी देखना जरूरी है कि वो रिस्क लेने की। फिर हम देखते हैं कि एक बार रिस्क प्रोफाइलिंग हो गया तो उसके अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन करना, अंडरस्टैंडिंग एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन मतलब क्या है कि रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग इक्विटी, बॉन्ड्स या गोल्ड या रियल एस्टेट या फिर बैंक में पर्टिकुलर जो जो उनके फंड्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना, तो उसको कहते हैं एसेट एलोकेशन। ठीक है, अभी दो टाइप से एसेट एलोकेशन के, एक है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन और दूसरा है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। स्ट्रेटेजिक क्या है कि जो रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग जो एसेट एलोकेशन डिफाइन होता है, तो उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल 60% इक्विटी 40% डेट, तो हमेशा इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन इतना ही रहेगा। जैसे कभी कभी क्या है कि 100 का मैं एक आपको एक्सेल में करके दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तब तक एक्सेल में कि क्लाइंट क्या है कि 100 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उसने अपना फंड 100 का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जैसे ही 100 का इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट किया, सॉरी 100 का इनिशियल डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसने किया था डिस्ट्रीब्यूट, ये है इक्विटी और दूसरा है डेट। तो इनिशियल एसेट एलोकेशन हमने क्या डिफाइन किया है, 60 पर और 40। तो हमने क्या किया, क्लाइंट का क्या किया पैसा कि 100 को इंटू ये इसको इतना यहाँ पे चला गया 60 और देन 100 इंटू इंटू ये 40, तो उसका ये अमाउंट चली गई डेट में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इक्विटी का पैसा इंक्रीज होके हो गया 80 और डेट का हो गया पैसा फॉर एग्जांपल 40। तो इनिशियल क्या है, अभी दोनों की समेशन कर दिया हमने, तो वो होगी 130। तो 80 कितना है 130 का, नियर अबाउट 62% और 50 कितना है 130 का, 38% के अराउंड। थोड़ा सा वियर्ड नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको 100 कर देते हैं। तो अभी क्या है कि ये होगा 67 और ये है 33%। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, इसमें से 7% जो है, फॉर एग्जाम्पल इसमें से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है कितनी है 7%, वो कितनी आएगी इतनी। तो वो 7% का अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसमें। तो अगेन अगर हम ये 10 रुपीज इसमें डाल देंगे तो इनिशियल जो एसेट एलोकेशन है जो कि डिफाइन है स्ट्रेटेजिक वाला, वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये हुआ स्ट्रेटेजिक एलोकेशन। अब टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या है कि टैक्टिकल मतलब डायनेमिक, मतलब क्या है कि मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर फॉर द टेम्पररी मूवमेंट आपको लग रहा है कि इक्विटी ऊपर जाएगा तो इक्विटी में ओवर एक्सपोजर लेना, इक्विटी में ओवर एक्सपोजर लेना, ये मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना एसेट एलोकेशन चेंज करते हैं।
ठीक है, ये है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। देन नेक्स्ट है रीबैलेंसिंग, जो हमने अभी देखा कि जो एसेट एलोकेशन डिफाइन होता है या टैक्टिकल या फिर स्ट्रेटेजिक, उसके अकॉर्डिंग रीबैलेंस करना, जो हमने यहाँ पे किया कि ये जो 10 है ये चला जाएगा इसमें डेट में। जैसे कि अभी काम करके देखते हैं कि 100 माइनस 10 इसमें से चला गया और इसमें बचा 90 और 50 प्लस 10, ये जो 10 है इक्विटी का प्रॉफिट बुक करके आया ये। तो अभी इसका भी सम वही आएगा जो ऊपर आया है, ये जो ऊपर आया इतना ही सम आया, ये हमने क्या किया, रीबैलेंस कर दिया। अभी देखते हैं एसेट एलोकेशन क्या है, तो ऐसे अभी भी एसेट एलोकेशन जो होगा वो सेम ही होगा, देखोगे। तो जो एसेट एलोकेशन हमने इनिशियली डिफाइन किया है यहाँ पे, वही एसेट एलोकेशन यहाँ पे भी हमने रीबैलेंस कर दिया। तो ये है रीबैलेंसिंग, ठीक है। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रीबैलेंसिंग, मार्केट बेस्ड, जैसे कि अगर मार्केट के अकॉर्डिंग भी हम रीबैलेंस कर सकते हैं, एकदम मार्केट नीचे आया हो तो डेट में से जो पैसा है हम इक्विटी में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है लाइफ सिचुएशन बेस्ड, कि लाइफ की जो सिचुएशन है, जैसे आप रिटायरमेंट के टाइम पे हो तो इक्विटी का सारा पैसा आप डेट में लेके चले जा सकते हो, ठीक है। तो ये लाइफ सिचुएशन बेस्ड, ये भी आप कर सकते हो रीबैलेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है DIY इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल ऐप, डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल ऐप। तो डू इट योरसेल्फ, अपना पैसा अगर आप खुद मैनेज करते हो या फिर आपने आउटसोर्स कर दिया है किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, वो आपको प्रोफेशनली एडवाइस करके पैसा अपना मैनेज कर रहा है, ठीक है। अभी की क्वेश्चंस टू कंसीडर, एक जरूरी है कि क्या आप अपना पैसा आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या लगेगा, टाइम्स और नॉलेज और एनालिसिस के थोड़े बहुत स्किल्स आपको लगेंगे, ठीक है। तो आप खुद मैनेज करना चाहते हो तो मनी मैनेजमेंट में डिट्रैक्ट फ्रॉम अदर प्रायोरिटी सच एज करियर, फैमिली एंड हॉबीज, ये तीनों चीजों को आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कैन यू अफोर्ड टू आउटसोर्स, अभी क्या है कि म्यूचुअल फंड का अगर इन्वेस्टमेंट करने हैं और अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले गए तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका पैसा इन्वेस्ट तो कर देगा, लेकिन उसके लिए कुछ कमीशन है और उसके लिए उस कमीशन के ऊपर सेबी ने कुछ कैप्स लगाई है, जैसे कि 2.5% के अराउंड। तो उसके अलावा वो ज़्यादा चार्ज, मतलब 2.5% ओवरऑल फीस है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड उससे कम चार्ज करते हैं और उसमें से कुछ कमीशन जो है AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, ठीक है। थैंक यू।